सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इसका अभी तक हम लोगों का 3 लेक्चर हुआ है और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत होते हैं एक्सप्लेन करने का, वहाँ पर एक एक पॉइंट को हम समझाते हुए चलते हैं, क्योंकि जो समझे रहिएगा ना वही आपको एग्ज़ाम में काम आते हैं। आप पढ़ने के लिए तो आप खुद से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना और उसको समझकर एग्ज़ाम में एनालाइज करना, क्योंकि समझा हुआ चीज़ ही एग्ज़ाम में रहता है। जब ऐसे आप टेस्ट देने जाते हैं तब भी आप कुछ सवाल भूल जाते हैं। जो माइंड में रहता है वो ज़्यादा बार पढ़ा हुआ रहता है वही, या जो समझा हुआ रहता है वही, और एग्ज़ाम में तो उससे भी ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो उस समय आपका समझा हुआ ही चीज़ें काम आता है। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं। जहाँ पर भी समझाते हैं वहाँ पर ध्यानपूर्वक पूरी माइंड खोल कर पूरी उसी पर कंसंट्रेट करके समझिएगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रॉपर तैयारी करना पड़ता है अच्छे से, तभी कंपटीशन एग्ज़ाम जाके निकलता है। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है और बीटीएससी के इंतज़ार में बैठे हैं, उन सारे कैंडिडेट को एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का वो डेट जो आज इंतज़ार कर रहे थे फिर बढ़ गया। अब अक्टूबर में मान के चलिए, दुर्गा पूजा के बाद मिला है 15 अक्टूबर को डेट। अब दुर्गा पूजा के बाद मिला है तो बीच में दिवाली है, तो दिवाली छठ के बाद अब सुनवाई होगा। इससे पहले आप जो बहाली नई रिक्वायरमेंट को लेकर अक्टूबर में जो आवेदन होंगे उसमें कहीं ना आप जॉब ले लीजिएगा, एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, तो आपको रहेगा ना कि हमको एक जॉब हाथ में है। आप खुशी खुशी छठ पूजा मनाइएगा। इसलिए ज़रूर अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए 70 50 87 29 96। इससे आपको बेनिफिट क्या होंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लासेस डेली मिलेंगे 6 से 7। उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, जहाँ पर आपको सारे टॉपिक का सारे पॉइंट का डिस्कस होते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इतने सारे कुछ आपको एक जगह मिल रहे हैं, तो आप क्यों इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को अपने जॉब के लिए मिस कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास के हम लोग कंटिन्यू करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। तो हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट हम और आपको बताएंगे कि सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशत क्या रहती है। मतलब कि आपको हमने बताया है, लगभग 2 बार बता चुके हैं, आज फिर एक बार बता देते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन कौन से गैस को सांस लेते हैं और कौन कौन से गैस छोड़ते हैं। ऑब्वियसली जो भी गैस हम अंदर लेंगे सांस के जरिए से वही हम छोड़ेंगे। तो किसका कितना परसेंट रहता है वो देख लेते हैं। मेनली हम लोग तीन गैस लेते हैं। पहला हो गया क्या, ऑक्सीजन, और दूसरा हो गया क्या, CO2, और तीसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन, N2। ये कितना होता है, तो 21% लेते हैं। ये 0.03% लेते हैं, और ये 78% लेते हैं। इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, सारे को हम यहीं पे कवर करवा देते हैं आपको। ये गैस तो हम लेते हैं, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, नाइट्रोजन, ये 3 गैस लेते हैं। कितनी मात्रा में लेते हैं, तो 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, 0.03% हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और 78% नाइट्रोजन लेते हैं। परसेंट समझते हैं आप लोग, मतलब जैसे क्या 100 में हम काउंट कर रहे हैं तो 100 मान के चलते हैं, तो वहाँ पर हम 21 ऑक्सीजन लिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिए, 78% क्या लिए, नाइट्रोजन लिए। देखिए तीनों को जोड़िएगा तो 100 पूर जाएगा, मतलब परसेंट 100 में डिफाइंड होता है। तो वही यदि हम छोड़ने की बात करें तो छोड़ते समय क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऑक्सीजन रख लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में ब्लड में मिलकर उसको क्या कहते हैं, शुद्धिकरण करते हैं ब्लड को। और ये होता कहाँ है, ये किसके द्वारा होता है, तो ये फेफड़ा का काम होता है। फेफड़ा का काम होता है कि हीमोग्लोबिन या रक्त में क्या करता है, तो ऑक्सीजन को मिला देता है। ऑक्सीजन को मिला देता है, वहीं पर क्या होता है, फेफड़ा में ही, फेफड़ा के जरिए ही रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते समय, सांस छोड़ते समय 3 या 4% रख लेते हैं, मतलब 4% मार के चलिए 17% छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 16 लिखा है, वही 16-17% छोड़ते हैं। उसके बाद
और जो 4% हम रखे थे ऑक्सीजन, वही हम छोड़ देते हैं। कितना? 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं, ठीक ना, छोड़ते समय। क्योंकि हम 100% लिए थे, 100% छोड़ेंगे, क्योंकि जितना हम लोग मतलब सांस में जितना गैस लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, और जितना हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं उतना ही छोड़ते भी हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन ज्यों का त्यों रह जाता है। 78% लेते हैं, 78% छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि हम लोग सांस के द्वारा अपरिवर्तित रहता है, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं? तो कौन है? नाइट्रोजन। बाकी दोनों में तो परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस छोड़ते समय हम किस गैसों के प्रतिशत क्या रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 4%, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कि शोषण ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? जब हम सांस लेते हैं तो यह किस तरीके का ऊर्जा है? गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? इसको इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसको केमिकल एनर्जी, इसको क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल और तो ये तो मतलब क्या करता है कि ये तो जनित्र सब में लगा रहता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोवाइड करने के लिए होते थे। ये तो होगा नहीं, काइनेटिक ऊर्जा भी नहीं होगा, पोटेंशियल भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा होंगे। क्योंकि यही मतलब क्या होता है कि शोषण क्रिया में हमारे शरीर का ऊर्जा का जो उदाहरण होता है, मतलब किस रूप में होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? रसायन के फॉर्म में ही रिएक्शन करेंगे, तो रासायनिक ऊर्जा होगा। इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक ना। ये सब प्रोसेस कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब अभिक्रिया कहाँ करता है? रसायन के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब तो फिजिक्स के पार्ट हो गए, तो यही हो जाएगा। इस तरीके से सोच के आप लोग पढ़े रहिएगा, तो आप एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज मत करिएगा, और एग्ज़ाम में आप करेक्ट आंसर, सही आंसर करके आइएगा। ये सब टॉपिक इजी टॉपिक है। इस सब टॉपिक से आप क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजी टॉपिक से आप मिस करते हैं तो आपका रैंक बहुत नीचे आ जाएगा, और उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो आप जब मेरिट नहीं बनेगा तो जॉब होगा ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं निम्न में से कौन द्वितीय शोषण का अंग है? द्वितीयक शोषण का अंग कौन है? पहला तो नाक हो गया, द्वितीयक में कौन आ जाता है? तो मुख आ जाता है। जब आप लोग प्रमुख क्या है? प्रमुख शोषण अंग तो नाक ही है ना हम लोग का। मतलब कि हम लोग जनरली नाक से ही सांस लेते हैं, तो प्रथम तो नाक को लेंगे। लेकिन कभी कभी आप सर्दी या कुछ ऐसे रीजन आ जाते हैं, नाक जब थोड़ा जाम हो जाता है, उससे जितने हमारे शरीर में सांस की ज़रूरत होती है उतना नहीं ले पाते हैं, तो मुंह खोलने का भी प्रयास करते हैं और मुंह से भी लेने का प्रयास करते हैं। तो ये मतलब क्या होता है? द्वितीयक शोषण अंग माना जाता है। क्या है? द्वितीय मतलब ये प्रमुख नहीं है, लेकिन इससे भी हम लोग सांस लेते हैं। तो द्वितीयक शोषण जो अंग है वो किसको माना जाता है? तो मुख को माना जाता है, मतलब मुंह को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रास नली, ये सब तो भोजन पचाने के, श्वास नली से सांस जाता है अंदर। सारे ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेंगे। देखिए वो जो पॉइंट बताए उसी से आपको क्वेश्चन फिर आ गया। कह रहा है कि सांस लेते समय गैसों का प्रतिशत क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये तो हम बताए ही थे। नाइट्रोजन 78%, ये भी सही था। ऑक्सीजन 21 बताए थी, है ना। तो 21-20 मतलब लमसम में उतना ही है, परसेंटेज में 1-2% में इधर उधर होता है, उसके लिए कोई उतना दिक्कत है नहीं। तो तीनों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.03% लेते हैं, और नाइट्रोजन 78, और ऑक्सीजन 20 या 21% काउंट कर लीजिए, उतना लेते हैं। तो उपयुक्त तीनों इसका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब तीनों आंसर सही, ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण
द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। मुख्य रूप से ऐसा कौन सा ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है, ऑक्सीजन जो मतलब सांस लेते हैं तो कौन सा ऐसा ऊर्जा है जो कि श्वसन कहलाता है। ये क्या होता है, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और या अम्लीय। तो क्या हमने आपको बताए थे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाते हैं तो वो ग्लूकोज C6H12 जो कि मतलब कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन रहते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज को ऑक्सीजन जाके तोड़ देता है किस में, तो CO2 और क्या चीज़, CO2 N2 H2O इंटू 686 कैलोरी ऊर्जा में तोड़ देता है। मतलब क्या, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर उत्पन्न कौन सी ऊर्जा करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है उसको मुख्य रूप से ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं। श्वसन के दौरान यही ऊर्जा फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B/C हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। सारे क्वेश्चन में हम आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक ना। और आप लोगों को जल्द जो डिस्कशन ग्रुप है वो भी बना दिया जाएगा और आप लोग उसमें डिस्कस करके किस किस टॉपिक पर, वो सारा कुछ जैसे ग्रुप में आपको लिंक मिल जाता है क्लास का, उसी तरीके से वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा उस टॉपिक पे, उस ग्रुप में। और भी बहुत सारा आपके जो तैयारी है बेहतर हो सके और आपका सिलेक्शन आपका हो सके, उसके लिए बहुत सारे कुछ हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। तो वो सारे कुछ धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग लेट करिएगा तो आपका टॉपिक छूटेगा, उतना आप ही को दिक्कत होगा। इसलिए क्लास जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि नौकरी हमको इस बार लेना है तो, और नौकरी नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी आप अपने मन में ध्यान से सोचिएगा कि आपको A&M का कोर्स करने में कितनी प्रॉब्लम, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। कभी कभी आप बिना खाए भी कॉलेज जाते होंगे, तो ये सब भी होते, तो बहुत कुछ आपको मतलब 2 साल में प्रॉब्लम भी आते होंगे बहुत सारे। उन सब के बाद आपको डिग्री मिला है, और जॉब नहीं करिएगा तो उतना मेहनत तो आपका वेस्ट ही चला जाएगा ना। थोड़ा सा जब इतना मेहनत किए हैं, इंटर किए, उसके बाद बहुत सारे ग्रेजुएशन भी किए हैं, उसके बाद आपने A&M का डिग्री किए हैं, GNM किए हुए हैं, तो इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा और मेहनत करके आप क्यों ना सेटल हो जाए। उतना मेहनत को बेकार तो जाना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि जब उतना कर लिए हैं और लास्ट पॉइंट पे आकर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उतना मेहनत तो बेकार ही चल जाएगा। क्योंकि आपको कहावत पता है कि अंत भला तो सब भला। आपने इतने दिन क्या किया कोई मतलब नहीं है, आप सिलेक्शन ले लिए तो आपको मतलब सब मानेगा कि नहीं ये पढ़ते थे, पढ़ती थी, इसीलिए इनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अंतिम जो होता है ना वही सब देखते हैं कि अंत में आपने क्या किए। अगर आप कितना भी पढ़ लिए, कुछ भी किए, पढ़ाई के दौरान बहुत पढ़े, बहुत पढ़ाकू अभ्यर्थी थे, यदि आपको जॉब नहीं लगते हैं तो कहेगा, जो आपके साथ रहेंगे वो कहेंगे कि पढ़ता था, या स्ट्रैटेजी ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, या कहेंगे कोई पढ़ता नहीं था वैसे ही कॉलेज जाती थी। तो ये सब मत किसी के मुंह से सुनने के लिए आप लोग हो, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जॉब ले लें, क्योंकि सरकार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है और इसके लिए आपकी क्लासेज भी चल रहे हैं, तो मिस बिल्कुल भी नहीं करिए। कह रहा है कि मानव में विश्राम अवस्था में ज्वारीय जो आयतन है वो कितना होता है। तो विश्राम की अवस्था में जो ज्वारीय आयतन होता है वो कितना होता है, तो 0.5 लीटर होता है। कितना होता है, तो 0.5 लीटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन देखना है, इसीलिए ज़्यादा बहस नहीं क्लास में, स्पेशली हम लोग जहाँ पे एक्सप्लेन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम बताएंगे ही, उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन भी आज ज़्यादा देखेंगे। कह रहा है कि निमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ होता है, तो श्वास नली में तो होता नहीं है। इसके लिए हमने आपको बताए थे कि निमोनिया जो होते हैं कैसे होते हैं, किस रीजन से होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये सब हमने आपको पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल्स में हमने आपको बताए थे। एक बार और फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि एक ब्रांची होते हैं, क्या है ये ब्रांची, मान लीजिए ये ब्रांची है, इससे क्या जुड़ा रहता है, तो एलुवियल जुड़ा रहता है, दोनों साइड रहता है,
ऐसे कैसे कैसे आकृति रहता है, ऐसे रहता है, गोला गोला है, आप लोग बनाते होंगे ना, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। इसी में क्या होता है कि ये अगर जाम हो जाता है ना, इसमें सांस जब लेते हैं, ये इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसके ज़रिए इसमें जाते हैं, गैस का आदान प्रदान होते हैं। अगर ये जाम हो जाता है ना तो निमोनिया हो जाता है। यह कुपी, जिसको क्या कहेंगे, कुपिकाओ कहेंगे। तो कुपिकाओ यदि संक्रमित हो जाए या जाम हो जाए तो उससे क्या होता है, निमोनिया होता है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। इससे और क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इसमें छिद्र हो जाए तो टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है, टीबी होता है, बी नहीं होता है, टीबी हो जाता है। वही यदि इस पर छिद्र होने के बाद इस पर बलगम जम जाता है, बलगम जैसे ब्रेड सब पर नहीं जम जाता, उसी तरीके से बलगम यदि जम जाए तो वह क्या होता है, दम्मा का रूप ले लेता है। क्या चीज़ का, दम्मा का रूप ले लेता है। इसको बोलते क्या है, तो एलुवियली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ब्रॉन्ची बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ होता है, तो कुपिकाओ में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करके विथ फिगर के साथ आपको कहीं नहीं बताया जाएगा जितने हम एक्सप्लेन करके, जितना अच्छा से हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आप लोग अगर एक क्लास भी मिस करते हैं ना तो आप लोग अपनी तैयारी से, अपनी जॉब से दूर जा रहे हैं, क्योंकि सारे कुछ एक दूसरे से लिंक रहता है। ये सब डिटेल्स में हमने कल के क्लास में और भी डिटेल्स में चर्चा किए थे। क्योंकि फर्स्ट बार कोई चीज़ बताते हैं उसको बहुत डिटेल्स में बताते हैं, फिर दोबारा उसी चीज़ को डिटेल्स में बताते रहेंगे तो नया चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए उस पर कम समय देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लंबी एवं गहरी, और छोटा से छोटा कर लेते हैं, अरे लंबी एवं गहरी सांस के बाद सेकेंड तक श्वसन नहीं करने का कारण क्या है। इसके कारण क्या है, मतलब कि लंबी एवं गहरी सांस के बाद कुछ सेकेंड तक श्वसन नहीं करने का क्या कारण है। रक्त में अधिक CO2, रक्त में अधिक O2, रक्त में कम CO2 या रक्त में कम O2। तो अधिक देर मतलब कि हम लोग लंबी और गहरी सांस के बाद हम लोग कुछ सेकेंड तक श्वसन नहीं करने का यही कारण होता है कि रक्त में क्या होता है, तो कम हो जाता है क्या चीज़, तो CO2 कम हो जाता है। क्योंकि CO2 भी है, क्योंकि अगर हम लंबी एवं गहरी सांस लेते हैं तो ज़्यादातर हम लोग क्या, ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। तो इससे क्या होंगे, अगर ऑक्सीजन जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर ये सब भरेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब जाके, तो अब ये इसलिए है कि उसकी मात्रा कम होंगे। तो क्या हो जाता है, तो रक्त में CO2 की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है बता दिए हम आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये विसरण विधि हम आपको बताए भी थे। श्वास की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस रुधिर में, रुधिर मतलब क्या, रुधिर को ही रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त, ब्लड जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, ये सब क्या है, मतलब कि ब्लड ही है, रक्त ही है। कह रहे श्वसन की क्रिया जिसके दौरान गैसों रुधिर में प्रवेश करती है एवं छोड़ी जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रवेश करती है एवं छोड़ी जाती है, तो उसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग विसरण प्रक्रिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि सल की उपकला किसमें पाई जाती है, वायुनाल में, फेफड़ा में, वक्ष गुहा में या वायु कोश में। तो ये किस में पाया जाता है, तो सल की उपकला वायु कोश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो वायु कोश में सल की उपकला पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि डायफ्राम कहाँ उपस्थित होता है। हमने डायफ्राम से रिगार्डिंग भी हमने आपको बताए थे कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम मतलब कि एक गुंबादार क्या होता है, पेशीय होता है। वह मतलब कि वक्ष गुहा के नीचे एवं
उदर गुहा के ऊपर रहता है, मतलब पेट से ऊपर रहता है डायफ्राम। मतलब कि डायफ्राम का संरचना कैसे रहती है, जैसे क्या ये मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ऐसे ऐसे रहता है ना, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इससे ऐसे ऐसे बना रहता है ना। जैसे आप कभी खस्सी उसी का मीट खाए होंगे तो ये इस आकार का रहता है ना, तो ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है, इसमें बहुत सारा चीज़ अटैच रहता है और भी बहुत सारा चीज़ रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है। इसके नीचे क्या रहता है, उदर रहता है, पेट रहता है, और इसके ऊपर क्या रहता है, वक्ष गुहा रहता है ये वाला। और ये क्या करता है, ये मतलब कि निःशोषण में काम करता है, मतलब गैस छोड़ने में ये अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इसमें एक और बात है जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे कि ये गर्भवती जब महिला धारण करती है, जब कोई भी गर्भवती महिला है तो उसमें निःशोषण का, गैस छोड़ने का, गैस बाहर निकालने में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। जब गर्भवती धारण कर लेती है तो गैस को निकालने में, निःशोषण करने में, बाह्य शोषण करने में यह अहम भूमिका नहीं निभाती है। नहीं तो ऐसे यदि नॉर्मल है, यदि गर्भवती नहीं है तो उसमें मतलब कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गैस को बाहर करने में, या निःशोषण या बाह्य शोषण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप समझ गए। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बना सकती है। डायफ्राम अवस्थित होता है कहाँ, वक्ष गुहा के ऊपर, ये तो गलत है, वक्ष गुहा के नीचे रहते हैं। वक्ष गुहा के बीच में, ये भी गलत है। वक्ष गुहा के निचले सतह पर तो नीचे रहता है, ये तो सही है। वक्ष गुहा के नीचे रहता है, उदर वाले से, उदर से ऊपर रहते हैं। ठीक ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल है, मानव के श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल है, नसा छिद्र या ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, श्वासनिका। तो ये सब नाम से ही क्लियर है कि सब श्वसन तंत्र ही है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे प्रमुख श्वसन तंत्र क्या है, हम लोग का सबसे प्रमुख श्वसन तंत्र फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है। जलीय जीव का क्या होता है, तो जलीय जीव का गल्फर हो जाता है, उसको क्लोम भी कहते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपको बता दें, क्लोम या फेफड़ा। जैसे इस तरीके से पूछेगा कि मछली क्या चीज़ से सांस लेता है, फेफड़ा ने गल्फर हो जाएगा। तो क्लोम कहिए या गल्फर कहिए, तो मछली क्या चीज़ से, तो गल्फर या क्लोम से सांस, गल्फर याद रखिएगा, गल्फर से सांस लेते हैं। और मतलब क्या, मेढक की बात करें तो वो तो या तो गिल्स गल्फर से लेते हैं, या जो मेढक का बच्चा आता है वो त्वचा से लेते हैं। मेढक का बच्चा का लीजिए, सॉरी, जो मेढक भूमि के अंदर रहता है वो त्वचा से लेते हैं। मानव जानेंगे फेफड़ा से लेते हैं। केचुआ जानते हैं, वो भी त्वचा से लेते हैं। जीवाणु मेसोसोम से लेते हैं। हम लोग का बहुत सारा श्वसन अंग है, नसा छिद्र, नसा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, परतंत्र, श्वास नली, ब्रोक्वाय, वायु कोष्ठ, रुधिर कोशिका, ये सब श्वास नली का ही अंग तंत्र है, अंग है उसी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वक्ष गुहा में कौन सा अंग स्थित है। ऑप्शन दिया है फेफड़ा, और दूसरा है श्वास नली, ग्रसनी या स्वर तंत्र। तो स्वर तंत्र से तो हम लोग का आवाज़ वॉइस आता है, जो कि मतलब कि इसमें मतलब 7 लेयर होता है कार्टिलेज का, उससे बना होता है। वक्ष गुहा में कौन सा अंग अवस्थित रहता है, तो वक्ष गुहा में फेफड़ा रहता है। क्या होता है, वक्ष गुहा कौन से अंग में स्थित है, तो वक्ष गुहा फेफड़ा में स्थित होता है। तो ये भी एक श्वसन अंग है जो कि फेफड़ा में स्थित होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फेफड़ा हम लोगों के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है, और फेफड़े में जाकर ही क्या होता है कि श्वसन के जरिए जो ऑक्सीजन आते हैं
वो ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलाने का कार्य फेफड़ा ही करता है और उसी में रक्त जाकर शुद्धिकरण भी होता है। जैसे ही ऑक्सीजन से रक्त मिलते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग गंगा स्नान कर लिए अब शुद्ध हो गए, कितनों पाप कर लिए हैं, गंगा स्नान करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। और ये नहीं देखते हैं कि हम लोग का मतलब कि हम लोग पाप ही या पापाचरण करें ही क्यों, ऐसी गलती करें ही क्यों जिससे हमको मतलब कि शुद्धिकरण होने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। आगे की क्लासेज में नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन अभी चलता रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके फ्रेंड क्लास में जुड़ सके। थैंक यू।